हे गाइस, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखें। आपकी शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। और अगर आपको ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डाउट आए, कोई भी मन में क्वेरी आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन है, जब भी आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर करते हैं अंडर एक्विजिशन अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विल बी। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो इस बात पर बेस्ड है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट का मतलब क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी बेस्ट प्राइस, सेल वैल्यू, कॉस्ट पेड फॉर द एसेट और मार्केट वैल्यू। ध्यान रखना, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट बड़ा सिंपल है कि अगर मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूं, मैं आपकी एसेट खरीद रहा हूं, मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूं, आपका घर खरीद रहा हूं, तो मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए ये जो फेयर वैल्यू होगी वो क्या होगी। मैं फेयर वैल्यू किसे मानूंगा, बताइए। आंसर देते चलिए, सेशन को लाइक करते चलिए, कीप आंसरिंग द क्वेश्चन। सही गलत की परवाह किए बिना आपको जवाब देने। बताइए साहब, क्या लगता है आपको। सो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी को अक्वायर करते हैं तो हमने जो पे किया है ना, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, फेयर वैल्यू बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एज पर इंड एस 113। देखो, इंड एस आपके सिलेबस में मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इंड एस 113 के हिसाब से एक ऑर्डरली ट्रांजेक्शन किसे माना जाएगा। बिल्कुल रेड्डी साहब, सही जवाब था पिछले का। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑर्डरली ट्रांजेक्शन किसे मानेंगे कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। सेल इन द करंट मार्केट कंडीशन, डिस्ट्रेस सेल, सेल्स ड्यू टू लिक्विडेशन। बताइए, जब भी हम इंड एस 113 को कंसीडर करते हुए ट्रांजेक्शन्स की वैलिडिटी को सर्च करेंगे तो ये तीनों के तीनों ही किस कैटेगरी में माने जाएंगे, ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में माने जाएंगे। चाहे वो करंट मार्केट कंडीशन में आप एसेट बेच रहे हो, डिस्ट्रेस में बेच रहे हो, या लिक्विडेशन में बेच रहे हो। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किस चीज के एग्जाम्पल है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या बोलेंगे हम इन्हें। क्या ये फिक्स रिसोर्सेज है, करंट रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बताइए। देखो, याद रखना है आपको, ये चीज आपको जवाब देते चलना है। दैट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन। सही गलत आपको नोटिस नहीं करना। बिल्कुल सही बात है रेड्डी साहब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इसके लिए बनाया हुआ है। एक ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का, परचेज है 1,90,000 का। प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाते हो आप, 1/6। 1/6 भी बोल सकता हूं मैं, 16.67 को 1/6 आपका प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स पर। सेल्स पूछिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमको। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में चला जाता है 40,000 का, परचेज आपने किया है 1,90,000 का, और आपको बोला है कि इन्होंने 1/6 प्रॉफिट कमाया है किस पर, जीपी आपने कमाया है 1/6 किस पर, सेल्स पर। लेकिन क्वेश्चन में हमको सेल्स नहीं दी। इसको समझने के लिए आपको एक फंडामेंटल रूल याद करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई चीज सेल्स पर दे रखी है और इसको अगर आप कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये एक कम हो जाएगा। जैसे यहां से यहां आओगे ना तो -1, और यहां से यहां जाओगे तो +1। तो अगर सेल्स पे 1/6 दिया है, मतलब कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, ये 150। और इस क्वेश्चन में मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता हूं। कैसे निकाल लूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 50,000 का ओपनिंग, 1,90,000 का परचेज,
इसमें से 40,000 का मैंने स्टॉक माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इस कॉस्ट में 1/5 क्या है, मेरा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जब मैं सेल्स के प्रॉफिट को कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो एक वैल्यू कम कर दूंगा, 1/6 से वो कितना हो जाएगा, 1/5। तो मेरा जो प्रॉफिट है इस पर, इस फंडामेंटल रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 40,000 का प्रॉफिट। तो मैं यहाँ 40,000 का प्रॉफिट निकलूंगा तो मेरा टोटल कितना आ गया डेबिट साइड का, 190, 50, 2 40, 2,80,000। तो इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए, 2,80,000। 2,80,000 में से 40,000 का क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ये मेरा परचेज था। तो जो भी डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, मेरा 2,40,000 का डिफरेंस मेरी सेल्स आ जाएगी। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं ये फंडामेंटल रूल आपको समझ में आ गया। सेल्स पे कोई परसेंटेज दिया है उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे, एक कम कर दो। कॉस्ट पे कोई परसेंटेज दिया है उसे सेल्स में कन्वर्ट करोगे, एक इंक्रीज कर लो डिनोमिनेटर। सिंपल। IASC का फुल फॉर्म क्या है? IASC ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। सो IASC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई साथी ऐसा है जिसका सिर्फ AFM का पेपर पेंडिंग है, वो मुझे AFM कंप्लीट बैच में ज्वाइन कर सकता है। कोड आपको याद रखना है PDY। इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपको डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट भी होने को मिलेगा। बताइए कितने इंड एस हैं जो इशू किए गए हैं इंडिया में? इंड एस कितने इशू किए गए हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। इंड एस कितने इशू किए गए हैं? और एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंड एस कितने इशू किए गए हैं? याद रखिएगा 41 इंड एस हैं जो अब तक इशू किए गए हैं। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं? वो थे इंड एस, ये है सिर्फ एएस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने इशू किए गए हैं बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की संख्या बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोशिश बढ़िया है रेड्डी साहब, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? 32। कुल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और कुल 41 इंड एएस है, याद रखिएगा। बताइए प्रोविजन बना रहे हो आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स के, इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कंसेप्ट? मतलब आपके बैंकिंग की नजरिए में बात करें तो एनपीए पर प्रोविजन बना रहे हैं। एनपीए पर जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है? अभी तक उस आदमी ने मना तो किया नहीं है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि नुकसान होगा। तो जो नुकसान को हम अज्यूम करके चल लें कि ये होने की संभावना है, चलिए हम तो मान के चलते हैं हो गया, ऐसी सोच को क्या बोलोगे आप? ऐसी थॉट प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाए जाते हैं ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। Accounting rules, procedures, and methods should be observed alike and should not be changed from year to year. ये कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है? आप एक अकाउंटिंग रूल या प्रोसीजर बना रहे हो और ये कह रहे हो कि हमें इसे बार बार नहीं बदलना है, विल कीप इट गोइंग ऑन कंटिन्यूसली हम इसे हर साल फॉलो करेंगे। इसे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलेंगे हम? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म या गोइंग कंसर्न? बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे कि आपने जो एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली उसे आप बार बार बदलिएगा मत, उसे कंटिन्यूसली लंबे समय तक फॉलो कीजिएगा। एक कैश बुक है
जिसमें बैंक ने कितना चार्ज किया है, 5000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ने आपके अकाउंट में से 5000 रुपए कम कर लिए। कैश बुक में इसे आपने नहीं लिखा, भूल गए आप। बताइए कैश बुक में इसका क्या एडजस्टमेंट आप करेंगे? सिंपल सी बात है, कैश बुक में आप इसे क्या करेंगे? कैश बुक में इसे क्रेडिट कर देंगे, कैश बुक में इसे डेबिट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा। चार्जेस विल बी एडेड टू द कैश बुक। क्या लगता है आपको? याद रखिएगा, कैश बुक और पासबुक के जब भी बैलेंस की बात होगी ना, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है। मतलब जब भी पैसा आएगा कैश बुक के डेबिट में लिखा जाएगा, और जब भी पैसा जाएगा कैश बुक के क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट मतलब नेगेटिव और पासबुक में डेबिट मतलब नेगेटिव। तो अब आप समझिए कि 5000 रुपए जो पासबुक में से कम हो गए, आपको तो कैश बुक में भी कम करने पड़ेंगे, और कम करने के लिए कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल। ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मिस्टर ए हैं, इन्होंने बहुत सारे चेक इशू किए हैं। उन चेक्स का टोटल कितना है? 20,000 रुपए। इनमें से 5,000 रुपए वाले जो चेक हैं सिर्फ वो ही प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए 31 मार्च 2022 तक। तो 20,000 के चेक इशू किए थे, इसमें से सिर्फ 5,000 के जो चेक्स हैं वो प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। पासबुक के हिसाब से 5,000 के तो पेमेंट के लिए हो गए, 15,000 हो गया। ठीक है, पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर दी पासबुक, पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है? 25,000। तो आपको बैलेंस पासबुक का दिया है और आपसे पूछा है कि बताइए बैलेंस एज पर द कैश बुक कैसे होगा। चलिए कोशिश कीजिए आप, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये पासबुक का बैलेंस आपको दिया है और आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। हम जानते हैं जब भी हमको बैलेंस पासबुक का दिया हो तो हमें हमेशा जो है कैलकुलेशन करते वक्त सारे चेंजेस उसी में करने हैं जिसका हमें बैलेंस दिया है। अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमें चेंजेस भी पासबुक में ही करने हैं। तो अब ट्रांजेक्शन देखिए आप, जैसे ही चेक मैंने इशू किया होगा मैंने कैश बुक को कम कर लिया होगा। मैंने कैश बुक को कितने अमाउंट से कम किया होगा? 20,000 से कम किया होगा। लेकिन पासबुक से पेमेंट सिर्फ कितना हुआ है? 5,000 का। तो मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक में डिफरेंस किस अमाउंट का आ रहा है? 15,000 का। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि मैंने कैश बुक को तो 20,000 से कम कर दिया, लेकिन उसी के कंपैरिजन में मेरी पासबुक जो है वो सिर्फ 5,000 रुपए से ही कम हुई है। तो मैं क्या करूंगा? 15,000 रुपए से और कम कर दूंगा किसे? पासबुक को, ताकि मेरी पासबुक मेरी कैश बुक के बराबर हो जाए। मैं फिर समझा रहा हूं, मैंने जैसे ही आपको चेक लिख के दिया, चेक देते ही मैंने तो तुरंत कैश बुक को कम कर लिया। मैंने तो मान लिया कि आप ये 20,000 रुपए का पेमेंट बैंक में जाके ले लेंगे, तो मैंने मेरी कैश बुक को कम कर लिया। लेकिन आप बड़े मजेदार इंसान निकले, आप 20,000 में से सिर्फ 5,000 का पेमेंट लेके आए हो, 15,000 का आपने पेमेंट लिया ही नहीं। तो मेरी कैश बुक तो 20,000 से कम हो गई और मेरी जो पासबुक थी वो सिर्फ 5,000 से कम हुई। इन दोनों के बीच में 15,000 का क्या बच रहा है? अभी भी डिफरेंस। माइनस करूंगा तो मुझे पता लगेगा मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है? 10,000। बताइए, क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ गया तो बहुत टेक्निकल बनेगा और गलती करवा सकता है। चलिए, 3 कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। आप इन सेशंस को चाहे लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड देखें, आप लोगों का सपोर्ट ही इसकी क्वालिटीज को तय करता है।
3 कॉलम कैश बुक की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. Cash discount received is on the credit side of the cash book. Discount column are balanced. Bank column is always debit balance. अच्छा क्वेश्चन है, आसान टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन. 3 कॉलम कैश बुक. कौन कौन से 3 कॉलम होते हैं? कैश, डिस्काउंट और बैंक. ये 3 कॉलम एक 3 कॉलम कैश बुक में होते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में. है फॉर्मेट किसका? ये कैश बुक का. कैश बुक में जब भी पैसा आता है तो क्या किया जाता है? उसे डेबिट किया जाता है. जब भी पैसा जाता है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है. पैसा अगर आ रहा है डेबिट, पैसा अगर जा रहा है क्रेडिट. अब आप सोचिए, 2 तरीके का डिस्काउंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर. एक तो होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का मतलब है कि अगर आप मुझे कैश में पेमेंट करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा रेट कम लगाऊंगा. और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आप मुझसे क्वांटिटी में परचेज करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. अब ये बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट पर बेस्ड बात है. बताइए, कोशिश कीजिए, आप आंसर देने की ट्राई कीजिए. मैंने आपको हिंट दे दिया. मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन पे आप एक ट्राई लें. कोशिश कीजिए. देखिए, समझिए आप, इसका जवाब आपको देने के लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं. ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. कैश डिस्काउंट जो होता है, जो कैश में आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, रिसीव किया होगा तो पैसा आया होगा. तो जब भी कैश डिस्काउंट आप रिसीव करोगे तो दैट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. क्या डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस लगाया जाता है? कभी नहीं लगाया जाता. बैंक कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता. बैंक कॉलम का बैलेंस कैसा हो सकता है? बैंक कॉलम का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है. आंसर क्या हो गया आपका? बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए. एट द एंड ऑफ द ईयर पेटी कैश बुक जो हम बनाते हैं उसका बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर. पेटी कैश बुक जो हम पेटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चे करने के लिए कैश देते हैं, बताइए बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे? कैश बैलेंस का पार्ट बनाएंगे, करंट एसेट्स में दिखाएंगे, एज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट दिखाएंगे. नाम ही कैश बुक है, अमाउंट ही पेटी कैश का है, तो हमेशा किसका पार्ट बनेगा? ये हमेशा कैश बैलेंस का पार्ट बनेगा. बिल्कुल रेड्डी साहब, दोनों जवाब आपके बिल्कुल सही है. बताइए, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है किसी भी एसेट्स के ऊपर? किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा? व्हाई देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट? वैल्यू बढ़ जाती है लाइबिलिटी की, कैपिटल कम हो जाती है, वेयर एंड टेयर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. तो याद रखिएगा, सी और डी में आपके मन में जो डाउट है, जब भी वेयर एंड टेयर ऑप्शन में मिलेगा हमेशा आंसर क्या होगा? वेयर एंड टेयर. बिल्कुल सही रेड्डी साहब, बिल्कुल सही जवाब है. बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए. डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स. Total amount of depreciation of an asset cannot exceed its. बताइए, किसको इंक्रीज नहीं कर सकता है? डेप्रिसिएबल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नन ऑफ दिस. तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है?
कोशिश बढ़िया है रेड्डी साहब, बट डेप्रिसिएशन हमेशा डेप्रिशिएबल वैल्यू पर लगता है। कभी कभी आपको इसमें बुक वैल्यू भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो बुक वैल्यू भी करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। डेप्रिशिएबल वैल्यू या बुक वैल्यू से ज्यादा कभी भी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। अकाउंटिंग में बिकमिंग आउट ऑफ डेट और ऑब्सोलीट, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अकाउंटिंग में अगर कोई भी चीज यूज के बाहर हो गई, यूजेबल नहीं बची बिजनेसमैन के लिए, तो वो क्या बोलेगा उसे? वो उसे बोलेगा कि ऑब्सोलेंस हो गया है, मतलब आउट ऑफ यूज हो गया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट एसेट्स। और इसकी अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 फॉलो किया जाता है, ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, याद रख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट। इनमें से कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड में, देखो हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जब भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा तो मेथड कौन सी होगी? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर इसी में अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की जगह रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ आता तो फिर मेथड का नाम हो जाएगा WDV, रिटन डाउन वैल्यू। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। लाइक जरूर करते रहिएगा, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड। मिनिमम टाइम में कैसे बेस्ट प्रिपरेशन की जा सकती है, उसके लिए रोजाना ये 15 से 18 मिनट का सेशन मैं आपके लिए लाता हूं, जिसमें आप रोजाना एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इजीली कर पाए। इक्विपमेंट कॉस्टिंग है आपकी 8,000 का, आपने एक इक्विपमेंट बेचा है जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था अब तक? 8,000 की वैल्यू थी, इस पर 6,700 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब इसकी वैल्यू बची थी कितनी? 1,300 रुपए। बेच कितने में दिया आपने इसे? 2,000 रुपए में। तो क्या हो गया आपको? 700 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये भी याद रखना, इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। कौन सा प्रॉफिट हुआ है आपको? ये कैपिटल प्रॉफिट कितने का? 700 रुपए का। क्लियर है? याद रखिएगा इसके बारे में। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायल बैलेंस अगर एग्री करता है इसका मतलब क्या है? कि कोई गड़बड़ नहीं है? ऐसा नहीं है, ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बाद भी गलतियां हो सकती है। देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक्स, देयर मे बी वन साइडेड एरर इन द बुक्स, देयर मे बी बोथ वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर इन द बुक्स। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दोनों तरीके की गड़बड़ हो सकती है? नहीं। वन साइडेड एरर होगी तो मैच नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस, लेकिन अगर टू साइडेड एरर होगी तो मैच कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल रेड्डी साहब, देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक्स। अकाउंट के दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट की मिस्टेक हुई है तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होता, वो मैच कर जाता। बताइए, फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू अ सस्पेंस अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर, इनमें से कौन सी एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट की जाएगी? सेल्स रिटर्न बुक में 10,000 रुपए लिखना भूल गए आप, अंडरकास्ट का मतलब है लिखना भूल गए। सेल्स रिटर्न बाय XYZ रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो चीज रिकॉर्ड नहीं होती उसकी तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम, तो इसमें तो सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। सेल्स रिटर्न बाय XYZ 10,000 इज रिकॉर्डेड एज 1,000, तो 9,000 रुपए की गलती दोनों तरफ हो गई। ये टू साइडेड एरर है, और टू साइडेड एरर में कभी भी सस्पेंस अकाउंट काम में नहीं आता। सेल्स रिटर्न ऑफ XYZ 10,000 रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, तो आपसे सेल्स रिटर्न बुक में भी गलती हो गई और परचेज रिटर्न बुक में भी गलती हो गई, ये भी कैसी एरर है? तो कौन सी एरर है वन साइडेड?
ये वन साइडेड एरर है, आपने 10,000 रुपए जो है रिकॉर्ड नहीं किए थे, कम रिकॉर्ड किए थे। अगर कम रिकॉर्ड किए थे तो फिर मिसमैच हो जाएगा अकाउंट, और मिसमैच होने की वजह से कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें? सस्पेंस अकाउंट। सो ए जो है हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। और बताइए जवाब क्या बनेगा? क्या कहता है हमसे क्वेश्चन? देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि which of the following account will be affected while rectifying the error of sales to रहीम। रहीम को आपने एक सेल्स किया है 336 रुपए का, जो उसके अकाउंट में आपने 363 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया उसके अकाउंट में। तो बताइए, और पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग करते वक्त जर्नल से लेजर में ले जाते वक्त आपने ये गलती कर दी रहीम के अकाउंट में 336 रुपए की। तो बताइए क्या सेल्स अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा? सेल्स और रहीम दोनों के अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा? कैश अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा या रहीम अकाउंट में होगा? तो कैश अकाउंट में तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, एकदम फाइनल, क्योंकि कैश में तो सौदा है ही नहीं, ये तो उधार की सेल हुई है रहीम साहब। क्या लगता है आपको किनके अकाउंट में रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा? बताइए सब लोग, लाइक कर लीजिए और जवाब देते चलिए। आप लोग जानते हैं आपके दो ही काम हैं, सेशन को लाइक करते रहिए और जवाब देते चलिए। बहुत बढ़िया गौरव जी, बिल्कुल सही जाने की कोशिश की आपने, लेकिन आंसर क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा। देखिए जब भी पोस्टिंग होती है ना, तो हमसे क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि जब रहीम की सेल्स को आपने रहीम के अकाउंट में, हिज अकाउंट, तो जब रहीम के अकाउंट में आपने सेल्स को लिखा तो क्या लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। तो एडजस्टमेंट सिर्फ कहां करना पड़ेगा? रहीम के अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। रेड्डी साहब बिल्कुल सही जवाब है। ये मिस्टेक अगर हम जर्नल एंट्री में करते, यहां पोस्टिंग की जगह अगर ऐसा लिखा होता कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त ही गलती हो गई, रिकॉर्ड करते वक्त गलती हो जाती, तो फिर सेल्स और रहीम दोनों के अकाउंट में हमें चेंजेस करने पड़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए आज के का। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल, एक पिक्चर हॉल है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा किया गया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या नन ऑफ दी अबव होगा? किस कैटेगरी में रखेंगे? तो हम भी जानते हैं नन ऑफ दी अबव तो नहीं है, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। बिल्कुल रेड्डी साहब बिल्कुल सही जवाब है, सचिन जी बिल्कुल सही जवाब है। एक्सपेंडिचर कैसा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा आपके ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे तो उसको हम हमेशा किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उस खर्चे को हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी में रखेंगे। कोलाकर साहब नहीं, ये डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू तो हेवी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, जो कि आपकी एक वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला एक्सपेंडिचर है, और एक बार जब वो खर्चा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको वो लंबे समय तक देखने को मिलता है, भले उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े या ना बढ़े, पर आपकी गुडविल उससे बढ़ जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम एसेट क्रिएशन पे खर्चा करते हैं, आपने जब सिनेमा हॉल की सीट्स बढ़ाई हैं तो आपने अपनी एसेट इंक्रीज की, इसलिए आंसर ए होगा। हे गाइस, उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी चल रही है, सुपर इलीट प्लान के साथ हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। कोड यूज कीजिएगा पीडीवाई, पीडीवाई कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्रैकर बैच आप लोगों के लिए एक परफेक्ट गेटवे है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोड सेम रहेगा पीडीवाई, अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप कंटेंट एमसीक्यू दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं, गो फॉर दी सुपर इलीट प्लान। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रैकर बैच के साथ जाइए। दोनों में से कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा कोड पीडीवाई आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।
बट कोशिश करते रहिए। बिल्कुल डेफर्ड रेवेन्यू की तरफ जाना भी एक सही कदम था, लेकिन देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ डेफर्ड रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। शेयर प्रीमियम क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, या डेफर्ड रेवेन्यू? जब भी हम शेयर्स बेचते हैं और अगर उसे प्रीमियम पर बेचते हैं, 100 रुपए का शेयर मैंने आपको 120 रुपए पे बेचा, तो ये जो 20 रुपए मुझे मिले हैं, इन्हें मैं किस कैटेगरी में रखूंगा? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू? बहुत बढ़िया गौरव जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल फैंटास्टिक, एकदम सही। इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, इसे हम कैपिटल रेवेन्यू की कैटेगरी में रखेंगे। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी जुड़ गए, सचिन जी बिल्कुल सही। सब लोग लाइक जरूर एक बार कर लीजिएगा और जवाब देते चलिए। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल बताइए आप। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल जानना है, बताइए। बहुत आसान हो गया। अभी कोलाकर साहब ने जब डेफर्ड रेवेन्यू बोला था तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। एंड डेफर्ड रेवेन्यू इसमें से क्या आएगा? बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, बहुत बढ़िया। जो मैं चाहता था वो आपने कर दिया, वही सचिन पांडे जी ने भी कर दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही गलत जवाब आप लोगों ने दिया है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा पर्पज यही था। मैं इस क्वेश्चन में आपको इमोशन के साथ बहा के ले जाना चाहता था और कोलाकर साहब ने भी वही गलती दोहरा दी। याद रखिएगा, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू है, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेफर्ड रेवेन्यू है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डेफर्ड रेवेन्यू है, ये तीनों ही डेफर्ड रेवेन्यू है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी जब कंपनी मैंने बनाई तब मैंने कर ली, अब मुझे बार बार थोड़ी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, लाइसेंसिंग, इन पे खर्चा बार बार नहीं करना मुझे, एक बार कर दिया मैंने। तो अकाउंटेंसी में ये तीनों ही किस कैटेगरी में रखे गए हैं? डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में रखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिएगा आप, और ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये तीनों शामिल होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जवाब भले ही गौरव जी बिल्कुल कोशिश बढ़िया है, पर वो गलत जवाब है। कोशिश आपने इसमें की, अब एग्जाम में आपसे इस पे गलती नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक किताब की दुकान का जो मालिक है, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन उसके लिए एक कैपिटल रिसिप्ट है? जब उसको पब्लिशर से कमीशन मिला है, जब उसे डिस्काउंट मिला है स्टेशनरी की सप्लाई करने पर, सप्लायर से स्टेशनरी पर, पुरानी कोई बुक शेल्फ थी जिसमें किताबें रखी हुई थी, खराब हो गई थी, वो बेच दी उन्होंने, उससे पैसा मिला है, और नोटबुक बेचकर पैसा मिला है। ध्यान रखना, ये बंदा बुक शॉप का मालिक है, इसका रेगुलर काम है किताबें खरीदना और किताबें बेचना। बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही है। गौरव जी बिल्कुल सही है, आपका जवाब भी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। क्या? बुक शेल्फ। बुक शेल्फ बेचने का काम नहीं है इसका। बुक शेल्फ बेच के अगर कोई रेवेन्यू हुआ है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। बिल्कुल सचिन जी सही जवाब है। 6, बिल रिसीवेबल रिकॉर्डेड इन। बिल रिसीवेबल जब भी बनाया, जब भी इशू किया जाता है, तो बिल रिसीवेबल इनमें से किस कैटेगरी के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? क्या बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर मशीनरी से रिलेटेड अकाउंट है? आप भी जानते हो बिल रिसीवेबल मशीनरी अकाउंट तो नहीं है। अब रियल, पर्सनल और नॉमिनल में से हमें चुनना है। जब भी आपको अकाउंट के नेचर को पहचानने वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो बहुत बेसिक सा दिमाग लगाइएगा कि बिल रिसीवेबल किससे लेना होगा मुझे। बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी इंसान से ही लेना होगा, और इंसान से रिलेटेड सारे अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। भाई मैंने अगर आपको पैसा उधार दिया है तो बिल रिसीवेबल आप ही के नाम का बनेगा। जब भी वो आपके नाम का बनेगा, एट द एंड ऑफ द डे आप एक ह्यूमन बीइंग है और आप ही से मैं पैसे की रिकवरी करूंगा। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सचिन जी सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस डज द ड्रॉवर गिव्स टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट ऑफ बिल?
डेज ऑफ ग्रेस कितने हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के भी पूरे चांसेस हैं आपको, कि बिल की ड्यू डेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है तो सर्टेन डेज ऑफ, जिसको हम कहते हैं सर्टेन डेज ऑफ ग्रेस, ऐड किए जाते हैं ड्यू डेट में। वो सर्टेन डेज ऑफ ग्रेस कितने हैं? बिल्कुल रेड्डी साहब, बिल्कुल सही जवाब है 3 दिन। 3 डेज जो है वो ग्रेस के हमने ऐड करना जरूरी है। बिल्कुल सचिन जी, बिल्कुल सही बात है। और ये 3 दिन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसको लेकर आपके मन में एक डर रहता है कि केस स्टडी आएगी। केस स्टडी जैसा कुछ भी नहीं आता है एएफएम के पेपर में। ऐसा थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन बन के आ जाता है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 में बना। एन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डेड एज अ हार्ड कॉपी, नॉट बीइंग अ मॉनेटरी सर्टिफिकेट और अ कैश नोट, containing the unlimited endeavor endorsed by the producer to pay on request at a fixed or defined future time a specific amount of cash just to or to the request for someone in particular or to the carrier of the instrument। मोटे मोटे तौर पे इन चार में से किसी एक चीज की डेफिनेशन को बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में बना के उन्होंने आपको दे दिया। या मैं ऐसा कहूं कि जो बेयर एक्ट होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वहां से डेफिनेशन उठा के कॉपी पेस्ट करके यहां पे रख दिया है। बताइए क्या होगा? ध्यान से सोचिए, इस शब्द का मतलब निकालिए आप। क्या चेक इसका आंसर होना चाहिए? क्या चेक को एंडोर्स किया जा सकता है फॉर द अनलिमिटेड वैल्यू, फॉर द अनलिमिटेड टाइम एंड अनलिमिटेड वैल्यू? एक शब्द ऐसा है इस पूरे केस में जो आपका पूरा वैल्यू बदल देगा, वो है ऑन रिक्वेस्ट। वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, वो हमेशा होता है ऑर्डर टू पे, और ये होता है प्रॉमिस टू पे। सो प्रॉमिस पूरा कराने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, ऑर्डर तो आपको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल रेड्डी साहब, गौरव जी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? प्रॉमिसरी नोट। ये ऑन रिक्वेस्ट वाला जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बताइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अकोमोडेशन बिल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडर इन पेमेंट ऑफ गुड्स। नाम में ही अकोमोडेशन है, तो क्या पेमेंट ऑफ गुड्स के लिए होता है? नहीं होता। दैट इज ड्रॉन इन वन ज्यूरिसडिक्शन एंड पेएबल विद इन अनदर। ज्यूरिसडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है अकोमोडेशन बिल के साथ। फॉर और इट्स फेस पर्पस टू बी बोथ ड्रॉन एंड पेएबल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। बिल एंडोर्स्ड बाय वन पर्सन फॉर अनदर विदाउट कंसिडरेशन। बस यहीं पे हमारा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अकोमोडेशन बिल का तो बेसिक नेचर ही यही है, मदद करने के लिए है, इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। आज का आखिरी क्वेश्चन बताइए, हु कैन पे द फी इन कैश मोड एट द नोटरी पब्लिक? नोटरी पब्लिक का रोल कब आएगा? जब आपने बिल डिसऑनर कर दिया, पेमेंट करने से मना कर दिया। तो बताइए, जब भी आप पेमेंट करने से मना कर देंगे तो नोटरी पब्लिक को, जबकि वो नोटिंग करके देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो टर्म्स यूज होती है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग के लिए नोटरी पब्लिक को
कौन पेमेंट करेगा? आप समझिए, मैंने आप पे बिल लिखा था और आपने बिल वापस मुझे दे दिया एक्सेप्ट करके, तो जब भी डिसऑनर होगा मतलब किसी न किसी ने आपके सामने प्रेजेंट किया होगा पेमेंट के लिए, और बिल ऑफ एक्सचेंज को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कौन कर सकता है? यस, बिल्कुल सही जवाब है, होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज कौन हो सकता है? ड्रॉवर भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है, ड्रॉई कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ए, बी और डी दिखने में तीनों सही दिखते हैं, लेकिन होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक बड़ा टर्म है जो कि सब कुछ अपने आप में समेट लेता है, इसीलिए